हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस क्लास फोर्थ यानी कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4। दोस्तों सी टेट, यूपी टेट या फिर अदर स्टेट टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स में ईवीएस क्लास फोर्थ से जितने भी क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर आपका ईबीएस क्लास फोर्थ का आता है चलो चलें स्कूल। तो इसमें एक स्कूल बच्चे स्कूल कैसे कैसे जाते हैं, किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है, वो सारे माध्यम इस चैप्टर के अंदर हैं। जैसे कि पहला है बांस से बना पुल, जो कि असम में है। असम में जो बच्चे हैं वो बांस के बने पुलों से निकलकर स्कूल जाते हैं अपने अपने। एंड ट्रॉली, दूसरा ट्रॉली से, जैसे कि लद्दाख में ट्रॉली इस तरह की बनती है, जो कि क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए ट्रॉली की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ट्रॉली के थ्रू लद्दाख में जाते हैं बच्चे। ट्रॉली क्या है दोस्तों, कि लकड़ी का बना झूला है। ठीक है, तो ये सारा ये ट्रॉली लद्दाख की हो गई। आपका जो बांस का बना पुल है वो असम का हो गया। नेक्स्ट है हमारा बल्लम। बल्लम दोस्तों ये केरल का है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम की सहायता लेते हैं। बल्लम यानी कि लकड़ी से बनी छोटी नाव, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नाव है, ये जो कि केरल में जो बच्चे जाते हैं वो बल्लम के थ्रू अपने अपने स्कूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, केरल में आप जानते हैं कि पानी, नदियाँ या बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो उसके लिए पानी में जाने के लिए बच्चों को बल्लम की सहायता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान। जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान में ऊंट गाड़ी, क्योंकि रेगिस्तान एरिया है तो वहाँ पर ऊँटों की गाड़ी के थ्रू बच्चे जो है अपने अपने स्कूल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बर्फ़ पर चलते बच्चे। इसकी उत्तर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, तो लोग बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो बर्फ़ पर चढ़ के बर्फ़ के रास्ते पर चढ़ के जाते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर की पहाड़ियाँ। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये आपका उत्तराखंड में आप जैसे देख सकते हैं ऊबड़ खाबड़, क्योंकि उत्तराखंड जो आपका है वो पहाड़ों का एरिया है, तो वहाँ पर भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं पत्थरों के, तो उसके थ्रू बच्चे जो है अपने अपने स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर 1 में सिर्फ यही था, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था हम लोगों को, हमने कर लिया है। 4-5 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। चैप्टर 2 का नाम है कान कान में। तो दोस्तों चैप्टर 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो ये है केवल जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। यानी कि ऐसे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं, बाहर दिखाई हम लोगों को जो कान है वो दिखाई देते हैं बाहर, तो उनके शरीर पर बाल होते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट है वो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं देते हैं। ठीक है। और जिन बच्चों के कान बाहर दिखाई नहीं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। ठीक, तो कानों के थ्रू भी आप जो जानवर है वो अंडे देता है या बच्चे देता है, या फिर शरीर पर बॉडी पर बाल होते हैं नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट था कानों के लेकर। जैसे कि जो ऐसे जानवर जैसे कि आपका बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय, भैंस, तो इन सब के जो कान है वो बाहर हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जानवर जो हैं इनके बॉडी पर बाल भी होते हैं और ये बच्चे को पैदा करते हैं, ये बच्चे बच्चे को जन्म देते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कि आपका छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, तो सांप को तो कान होते ही नहीं है, सॉरी। तो छिपकली, मगरमच्छ या और भी कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान हम लोग देख नहीं सकते। उनके कान तो होते हैं लेकिन वो कान अंदर बॉडी के मतलब बॉडी पे से सटे हुए होते हैं एकदम। तो वो जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी पर बाल भी नहीं होते हैं और वो
अंडे देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट था तो उसको आप ध्यान रखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड आपका चैप्टर है नंदू हाथी। नंदू हाथी एक हाथी की कहानी है जो कि दिखाई गई है। एक छोटा सा बच्चा हाथी जिसका नाम नंदू होता है, वो उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर 3 में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका वो एक तो ये है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कीचड़ में खेलना इसको पसंद है क्योंकि इससे जो है उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस एकदम सेम टू सेम एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एक ऐसा जानवर जो 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है, बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे सोता है, तो उसको वो कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आता है फॉर्मेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड जो हमारा है वो यही है कि जो हाथी है वो अपने झुंड के साथ रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक, नन्नू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपना झुंड छोड़ देगा। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हाथी होते हैं वो अपने झुंड में रहते हैं और झुंड में जो है वो हथनियाँ रहती हैं, हथनियाँ और बच्चे। हाथी जो है वो 14-15 साल के बाद उस झुंड को छोड़ देता है क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 जो कि ये अमृता की कहानी, एक अमृता है उसकी कहानी है जो कि गांव खेजड़ी, इसका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हैं। ये गांव का नाम है जो कि जोधपुर के पास राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है जो कि जिसमें अमृता रहती है और उसकी एक कहानी है पूरी। ठीक है, तो उसमें दिखाया गया है। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जो आता है क्वेश्चंस, वो आता है खिजड़ी से। ठीक है, खिजड़ी क्या है, ये एक रेगिस्तानी पेड़ है जो कि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की जो छाल है वो दवा बनाने के काम आती है। ठीक है, छाल से दवा बनती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पेड़ हो गया क्योंकि लकड़ी इसकी ख़राब नहीं होती जल्दी। ठीक है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये खिजड़ी का पेड़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। इसको कम पानी की आवश्यकता होती है और इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है। इसके फलियों की सब्जी बनाते हैं और पत्ते जानवर खाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक पेड़ है, काफ़ी एक कह सकते हैं कि काफ़ी यूज़फुल हमारा पौधा है, पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। चैप्टर 5 में अनीता की मधुमक्खियाँ हैं। ठीक है, अनीता क्या है, अनीता खुशबाहा एक चमकता सितारे यानी गर्ल स्टार है। ठीक है, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। यानी कि अनीता खुशबाहा जो है वो मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव जो कि बिहार में है वहाँ की रहने वाली थी। एक रियल कहानी है, रियल स्टोरी है। ये बकरी चराया करती थी पहले स्टार्टिंग में, फिर इन्होंने स्कूल जाने की ठानी तो स्कूल गई धीरे धीरे, क्योंकि गांव के हालातों में स्कूल जैसे ही इन्होंने कक्षा 5 पास किया उसके बाद 6 में गई तो पढ़ने लिखने के लिए पैसे खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। तो उन्होंने अपना कुछ कुछ काम करने की सोची और उन्होंने फिर ये क्या किया, मधुमक्खी पालन किया। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन से कुछ छोटे से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर
अक्टूबर से दिसंबर महीने में जो मधुमक्खियाँ हैं वो उनका अंडे देने का समय सबसे अच्छा होता है। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। बाकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सब सहायक मधुमक्खियाँ होती हैं। कोई मधुमक्खियाँ छत्ते को साफ करने का काम करती हैं, कुछ शहद लेकर आने का काम करती हैं। तो सभी का काम बटा हुआ होता है। तो यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक सामाजिक प्राणी हैं जो एक झुंड बनाकर रहती हैं, ठीक है। और इसका एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ये एक एक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। इस वीडियो के बाद आपको किसी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने इसमें कवर किए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ठीक है। चैप्टर 6, ओमना का सफ़र। चैप्टर जो 6 है, 6, 7 एंड 8, यानी कि 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टरों में ओमना है, उसका जो सफ़र है वो जो एक रेलगाड़ी के थ्रू केरल में अपने नानी के यहाँ जाती है, तो उसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरी बताई गई है। तो इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 2-4 ही आते हैं, ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें, यानी कि 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका CTET या UP TET या किसी भी सुपर टेट वगैरह किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर EBS प्राइमरी टीचर की हम बात करें तो जिसमें EBS का जो आपका सिलेबस है वो है, तो ये क्वेश्चंस आपका 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड आपका सेकेंड क्वेश्चन मलयालम में बलियम्मा यानी कि माँ की बड़ी बहन को हम क्या बोलते हैं, बलियम्मा। और एक और है अमूमा जो होती है वो माँ की माँ यानी कि नानी, जो नानी जी होती है ना, वो उसको हम अमूमा बोलते हैं मलयालम में। और एक थोड़ा छोटा सा रेल टिकट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं आप रेल टिकट इस तरह का होता है। इसमें ट्रेन का नंबर, आपकी जो डेट है, किस डेट में आप यात्रा कर रहे हैं, कितनी किलोमीटर की यात्रा, जो भी आपका रेलवे स्टेशन है, जिस रेलवे स्टेशन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो, तो उसकी डिस्टेंस, उसकी दूरी है वो, आपका कितने रुपए का टिकट है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है मेंशन होती हैं, ठीक है, रेलवे टिकट में। ठीक है, अब चलते हैं 6, 7, 8 आपका जो चैप्टर है, 3 चैप्टर, वो तीनों चैप्टर एक ही कहानी में निकले हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है बदलते परिवार की। और अगर हम बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष, यानी कि मिनिमम जो एज है लड़की की शादी करने के लिए वो 18 वर्ष है, और लड़के की मिनिमम 21 वर्ष, ठीक है। लड़के की आयु शादी करने की कम से कम 21 वर्ष हो तब भी वो शादी कर सकता है, ठीक है, और लड़की की 18 वर्ष। और एक आपका और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में किस राज्य का विशेष कैंप सहायता करता है। ये है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में एक कैंप लगाया जाता है, एक विशेष कैंप, जिसमें जो शादीशुदा लड़कियां हैं अगर वो इच्छुक हैं पढ़ने की तो उनको स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 10 हुतुतु, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका ये खेलों से संबंधित है। इसमें मेनली कबड्डी की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो कबड्डी खेल की एक थोड़ी सी कहानी जो है वो इस चैप्टर में बताई गई है। और इस चैप्टर में जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है आपका कर्णनम मल्लेश्वरी का, ठीक है। ये जो है एक वेट लिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं, ठीक है।
और इन्होंने जो है लगभग 29 मेडल जीते हैं भारत के बाहर। तो ये जो छोटे से जो इन्फॉर्मेशन थी कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आपके आते हैं सीटेट या यूपीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 11 फुलवारी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, जो कि जिसको हम बात करेंगे अभी। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य की जो ये है चित्रकला, जो कि मधुबनी जो ज़िला है उसी ज़िले में ये जो चित्रकला जो पेंटिंग वगैरह होती है तो ये वहीं होती है। और मधुबनी ज़िले के नाम पर ही इसका जो नाम है वो मधुबनी चित्रकला पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें जो कलर के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो चित्रकला है मधुबनी, इसको बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इस पर बनाया क्या जाता है, जैसे कि इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, जीव जंतु आदि बनाए जाते हैं। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ ये छोटी सी जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। यहीं से जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो यहीं से आते हैं। स्पेशली जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम बात करें कचनाल, कुछ जो सब्जियां हैं जैसे कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? वही उत्तर प्रदेश में बनती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? केरल के अंदर। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक फेमस है कि केले की सब्जी कहाँ बनती है? केरल के अंदर। कचनाल के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में। एंड एक और है आपका सहजन के फूलों के पकौड़े बन रहे हैं कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे जो आई होप आपको अच्छे आएंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। एंड एक और आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। यानी कि जो इत्र, जो सुगंध के लिए जो इत्र आता है ना, तो वो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला उसके लिए फेमस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इत्र है, इत्र का भंडार अगर हम कहें तो वो कन्नौज जिले में है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है ये 11th के बाद 3-4 चैप्टर जो है वो उसमें जो क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो उनको हमने छोड़ दिया गया। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है। लेकिन काफ़ी उनका कोई फ़ायदा इतना है नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरी की पूरी EVS में 4th क्लास में जो थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कंबाइंड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 16 चूं चूं करती आए चिड़ियों के बारे में थोड़ा सा एक कहानी बनाई गई है इस चैप्टर में, जो कि हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस कहाँ कैसे आ सकते हैं। एक तो गिजू भाई बदेका हैं एक, इनको ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवा जो होता है ना, हाँ, तो उसके घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। और कौवा भी जो है उसको अपने अंडे समझकर उसको सेकता है। और जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब निकलता है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो फिर अपनी जो कोयल होती है उसमें जाके मिल जाता है, ठीक है। एक और आपका जो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है जब ये है कि नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे दे देती है। यानी कि जो बीवर पक्षी में जो नर होते हैं वो घोंसले बनाते हैं
और जो मादा बीवर होती है वो पहले उन सारे घोंसलों को देखती है और जो उसको अच्छा लगता है वो उसी में अपने अंडे दे देती है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा फैक्ट था ये। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है चैप्टर 19, जड़ों का जाल। जड़ों के जाल में जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो आपका ये है रेगिस्तानी ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 10-12 फीट के आसपास होती है, यानी कि क्लास की दीवार के बराबर, और पत्तियां बहुत कम होती हैं। लेकिन इसकी जो 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 जड़ें होती हैं वो इतनी गहरी होती है कि आप 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उसकी लंबाई के बराबर उसकी जड़ें होती हैं, यानी कि लगभग 30 फीट के आसपास इसकी जड़ें होती हैं। सॉरी, 300 फीट के आसपास। ठीक है, काफ़ी गहरी जड़ें होती हैं। और ये जड़ें इसलिए गहरी होती है क्योंकि ये जो पेड़ जहाँ उगता है ना, तो वो वहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पानी की कमी के लिए जो जड़ें हैं वो इतनी अंदर चली जाती हैं कि उनको जो नीचे जो पानी है ना वो वहाँ तक उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, तो इसलिए उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे चली जाती हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए जब कभी जो इस एरिया में जो लोग रहते हैं ना, अगर उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। मतलब जो उसका जो तना होता है उसमें पाइप डालते हैं पतला और उससे जो है पानी निकल आता है। चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। चैप्टर 20, मिलकर खाएं। चैप्टर 20 का नाम मिलकर खाएं। इस चैप्टर में कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ नृत्य वगैरह के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, तो एक इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि महाबिहू, बिहू एक असम का नृत्य है जो कि 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, 14 और 15 जनवरी को। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे बेला घर कहते हैं, यानी कि अस्थाई छप्पर बनाते हैं लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेला घर। और इसमें सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बोरा क्या है, बोरा जो है असम में खाए जाने वाले चावल है। ठीक है, उसकी किस्म है चावल की, बोरा। तो ये कुल मिला के जो महाबिहू के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ये, जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच्चों का हक, मिड डे मील। मिड डे मील की अगर हम बात करें तो ये भी मिड डे मील है। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं, खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। तो इसलिए कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। ये सभी बच्चों का अधिकार है। मिड डे मील जो है सभी बच्चों का अधिकार है। गवर्नमेंट की एक योजना है जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय के अंदर ताज़ा खाना मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 1, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली की अगर हम बात करें तो पोचमपल्ली चैप्टर का नाम है, जो कि क्या है, एक पोचमपल्ली एक्चुअली एक गाँव का भी नाम है जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, और इसी की जो वहाँ के जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या उनको बोलते हैं बुनकर, क्योंकि वो बुनाई का काम करते हैं। ठीक है, साड़ी की बुनाई वगैरह करते हैं। तो पोचमपल्ली साड़ियाँ वहाँ की फेमस हैं। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो कि कपड़े पर बुनाई करने के उपरांत बनाई जाती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ फेमस जो साड़ियाँ वगैरह या जो फेमस चीज़ें होती हैं कहीं कहीं की, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इसकी बिहार के अंदर होती है ये, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें फेमस होती हैं ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा ये जानकारी है आपके लिए।
नेक्स्ट आपका चैप्टर 424 आता है पूरे देश की बात। पूरे देश की बात अगर हम इसमें बात करें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ से वो ये जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है चिटप्पन किसको बोलते हैं? पिता का छोटा भाई। मलयालम में जो चिटप्पन होता है वो होता है पिता का छोटा भाई। वो कुंजम्मा कुंजम्मा होती हैं पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची। चाची को बोलते हैं कुंजम्मा। और अबू धाबी की जो मुद्रा है उसको हम बोलते हैं दिरम। ठीक है, दिरम जो है वो अबू धाबी की मुद्रा है, जिसकी हमारा इंडिया की रुपया है, तो ऐसे ही अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरम है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ चटपटी पहेलियाँ 25 चैप्टर का नाम है चटपटी पहेलियाँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस है वो ये है कि जो मसाले हैं जैसे कि हम तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सारी की सारी केरल में इनकी जो पैदावार अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में, क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर 26 है वो एक बहीदा फौजी हैं उनके बारे में चैप्टर पूरा का पूरा बताया गया है, जो कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं भारतीय नौसेना में। तो बहीदा फौजी क्या हैं? लेफ्टिनेंट कमांडर भारतीय नौसेना में। तो उन्होंने अपनी पूरी जो प्रक्रिया है ना कि कैसे वो भारतीय नौसेना में एक लेफ्टिनेंट कमांडर तक पहुंची, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार हुई, तो वो पूरी पूरी कहानी अपनी उस चैप्टर के थ्रू बताती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी, आपको जो हमारा जो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद लगी है तो कृपया इसको लाइक कर दें, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आप हमारी फैमिली मेम्बर बन जाएं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस वीडियो में अब हमने जो क्लास 4th है EBS की वो सारी की सारी कवर कर चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारों को हमने कवर किया है। इसके अलावा आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप इसको सही से एक बार देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को आसमान पर ले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।